Hello and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are discussing legal reasoning for the paper CLAT. So today we are going to enter into the legislative arena of our constitutional political setup and we will be discussing the parliament and the state legislature. So if we talk about the parliament, so parliament, which is the prime legislative body in this country, it has two houses, the Lok Sabha and the Raj Sabha, and also comprising the office of the प्रेसिडेंट. सो यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं. बावजूद इसके प्रेसिडेंट ऑफिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन तब कंप्लीट होगी जब आप काउंट करेंगे लोकसभा, राज्यसभा और साथ में प्रेसिडेंट ऑफिस को. देन नंबर गेम को समझ लेते हैं. लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सीट्स प्रोवाइडेड हैं, दैट इज 550. ये +2 को अभी हम देखते हैं. दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता था क्योंकि इस चीज को हटा दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 से. सो बेसिकली ये था कि अगर प्रेसिडेंट को किसी भी टाइम ये लगता है कि हाउस के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुई है, कोई मेंबर जीत के नहीं आ सका है, तो प्रेसिडेंट, इट वाज अ ऑप्शन, मैंडेटरी नहीं था. प्रेसिडेंट दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा के अंदर, लेकिन अभी इस प्रोविजन को हटा दिया गया. अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस वक्त 550, लेकिन हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की सीट्स नहीं रखी हैं हमने लोकसभा के अंदर. सो वी आर हैविंग 543 सीट्स. सो दिस इज कॉल्ड एज द टोटल स्ट्रेंथ and all are elected seats. Then we come to the Rajya Sabha. Maximum seats again under the constitutional scheme is 250. इनमें से 12 are nominated and nomination from the field of different walks of life like art, science, literature and so on. But इसमें भी हम maximum strength पे नहीं जा रहे हैं. अभी total strength है 245 की, जिसमें से 12 होते हैं nominate फ्रॉम आर्ट, साइंस, लिटरेचर. अब इसमें यह भी चीज है, राज्यसभा के अंदर सभी यूटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है. जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड के स्क्रैप डाउन होने से पहले सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी को रिप्रेजेंटेशन था. दिल्ली से 3 मेंबर्स और पुडुचेरी से 1 मेंबर राज्यसभा के अंदर इलेक्ट किए जाते थे. अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है, तो 4 सीट्स होंगी जम्मू एंड कश्मीर की राज्यसभा के अंदर. इसके अलावा जितनी भी यूटीज हैं लाइक चंडीगढ़ और एल्स, सिर्फ इनकी पॉपुलेशन को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है टू गेट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा. सो राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 3 यूटीज के अलावा और यूटीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है. देन वी कम टू द क्वालिफिकेशन. अगर इसमें आपको इलेक्ट होना है तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया इज मस्ट. देन लोकसभा के लिए 25 साल उम्र मिनिमम और राज्यसभा के लिए 30 साल मिनिमम उम्र चाहिए. और इसी के साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर. सो ये इंडिया के अंदर एक थंब रूल है, यूनिवर्सल रूल है. इंडिया में पंचायत से लेके प्रेसिडेंट तक का अगर कोई भी इलेक्शन लड़ना है तो गवर्नमेंट जॉब पे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, है तो रिजाइन करके इलेक्शन लड़े. और इसी के साथ मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो भारत में कहीं पे भी आपका वोट बना होना चाहिए. अच्छा, यहां पे ये भी हम अंडरस्टैंड कर लें कि जिस राज्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं जरूरी नहीं कि उस राज्य में आपकी वोट बनी हो. इंडिया में कहीं पे भी वोट बनी है, दैट विल बी जस्टिफाइड. देन वी कम टू डिस्क्वालिफिकेशन. नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वी नो दिस थिंग कि जो भी क्वालिफिकेशंस हैं अगर वो लूज कर जाएं तो अपने आप डिस्क्वालिफिकेशन में रिजल्ट कर जाएंगी. देन अनसाउंड माइंड, दैट इज द मेडिकल इंसैनिटी. Then we come to undischarged insolvent, that is the bankruptcy, bankrupt होना, दिवालिया होना, विजय माल्या होना. That is the ground for disqualification. Then there is very important thing that criminal case के अंदर conviction. So this is to just decriminalization of politics. Criminal intent के लोग पॉलिटिक्स में ना आ सकें. लेकिन इसके लिए रूल ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी लेजिस्लेटर को 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही है किसी क्राइम के अंदर, 2 साल से कम की नहीं, 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही है, तो दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड एज अ लेजिस्लेटर. एंड जितनी भी सजा है, मान लीजिए उसको 5 साल की सजा हुई है, तो 5 साल की सजा ये काटेगा और साथ में 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन और है.
6 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आप समझ लें, तो टोटल विल रिजल्ट इन 11 ईयर्स। सो याद रखें 2 साल से ज्यादा की सजा अगर किसी लेजिस्लेटर को होती है, दैट पर्सन वुड बी डिस्क्वालिफाइड, और साथ में जब सजा काट के बाहर आएंगे 6 साल का बैन और है इलेक्शन लड़ने के ऊपर। देन देयर इज एंटी डिफेक्शन लॉ एज वेल। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल। सो अगर आज कोई एमपी हैं जो बीजेपी के हैं और अगर वो छोड़ के कांग्रेस में शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो उनको एज अ एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हालांकि आज का सूरत हाल यह है कि बीजेपी का कोई एमपी कांग्रेस में जाए इसकी तो उम्मीद कम ही नजर आती है। देन वी कम टू इलेक्शंस टू द लोकसभा। अब लोकसभा में किस तरीके से इलेक्शन होता है? वी नो ड्यूरेशन 5 साल का है, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के जनरल इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। देन मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो जैसे मान लीजिए पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, पंजाब से 13 एमपी लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पंजाब की टोटल टेरिटरी को 13 इलाकों में बांट लेंगे जिनको कहा जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यह है कि बंदे जितने मर्जी इलेक्शन लड़ें उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जीत के एक ही जाएगा। एंड दिस इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। Now, what is first past the post system? That जो भी इलेक्शन के बाद रिजल्ट के अंदर हाईएस्ट वोट टेकर है, that person shall be elected, irrespective के उसका वोट शेयर कितना है। So more than 50% of total valid votes जो पोल हुई हैं, वो नहीं रूल यहां पे काम करता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी, चाहे कितनी भी वोट मिली है, that person will be elected। साथ ही में सीक्रेट बैलेट। नाउ सीक्रेट बैलेट, that your वोट जो आपने कास्ट किया है वो सिर्फ आप ही को पता होगा कि आपने किसको वोट किया है, मतलब ये ओपन नहीं होता है, सीक्रेसी ऑफ वोट विल बी मेंटेन्ड। देन वी नो दैट ईच स्टेट, अब जो हमने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की थी, पंजाब की हमने एग्जांपल लिया था, 13 लोकसभा हलकों में बांट लेंगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट लेंगे। ये इस हिसाब से बांटा जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बराबर पॉपुलेशन आती हो, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होता है। सो ये होगा पॉपुलेशन को आधार बना के कि हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक बराबर पॉपुलेशन आती हो। कि मान लीजिए एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 2 लाख लोग आ रहे हैं, तो सारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कमोबेश 2 ही लोग आते हों। देन इलेक्शंस टू द राज्यसभा। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा। तो शेड्यूल 4 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 4 के अंदर एक लिस्ट है जिसमें सब स्टेट्स के नाम लिखे हैं और उनके सामने लिखा है डिजिट कि इस स्टेट से कितने मेंबर राज्यसभा में जाएंगे। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 7 राज्यसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है। अब यहां पे बात गौरतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनकी इलेक्शन इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि वी द पीपल डू नॉट कास्ट वोट फॉर राज्यसभा कैंडिडेट्स। सो वोट कौन करते हैं? स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज। सो इनडायरेक्ट हमने एमएलएज को चुना और एमएलएज ने आगे चुन लिया राज्यसभा के मेंबर्स को। सो दिस इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमएलएज एंड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देन कम टू द टर्म। राज्यसभा नेवर डिसॉल्व्ड। जैसे हमने कहा कि लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के तय वक्त के बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसकी जगह नए मेंबर चुन के आ जाएंगे। तो क्या राज्यसभा भी डिसॉल्व की जाती है? नो, नेवर। राज्यसभा एक एवर कंटिन्यू हाउस है, ये कभी एंटायरली डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। हाँ, इसके अंदर मेंबर्स जरूर आते जाते रहेंगे। सो मेंबर्स का टर्म है 6 ईयर। आई रिपीट, जो राज्यसभा का टेन्योर है ये अनलिमिटेड है, इसका कोई टेन्योर नहीं है। लेकिन यहां पे जो एमपीज चुन के आते हैं, राज्यसभा के एमपी का टेन्योर है 6 ईयर। एंड आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स विल बी रिटायर। सो रिजुविनेट होता रहता है हाउस। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर बाहर चले गए, उनकी जगह नए मेंबर चुन के आ जाएंगे। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड
द कंसेप्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, और अब ये भी पता है कि मेंबर्स इनके अंदर किस तरीके से इलेक्ट होके आते हैं। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हाउस है लोकसभा, जहां लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, और दूसरी तरफ स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए फेडरल हाउस के तौर पे काम करता है राज्यसभा, और यहां पे इनडायरेक्टली इलेक्ट होने के बाद मेंबर्स आते हैं राज्यसभा के अंदर, और 12 नॉमिनेटेड तो है ही हैं। अब हम समझते हैं कि ये हाउस को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज कौन सी हैं, एंड वी विल फोकस द स्पीकर। सो स्पीकर इज बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की डेली कार्रवाई को चलाने के लिए जब भी सेशन हो तो वो कार्रवाई प्रॉपर तरीके से चले, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए है वो स्मूथली ट्रांजैक्ट हो, उसके लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है द स्पीकर। अब स्पीकर की जो इलेक्शन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 ये कहता है दैट स्पीकर शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द हाउस अमंग देमसेल्फ। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों, मतलब जिस दिन ये गैर हाजिर होंगे तो उस दिन डेप्यूटी स्पीकर इनके कार्यभार को संभालेंगे। सो बेसिकली आपस में से ही चुन लेना है, एंड एज मे बी, मतलब इलेक्शन प्रोसीजर डिस्क्राइब नहीं किया गया है। सो आपस में से ही लोकसभा के एमपीज को, एक एमपी को चुनना है। उसके लिए इंडियन पार्लियामेंट ने एक प्रैक्टिस डेवलप की है, और प्रैक्टिस ये है कि स्पीकर उसी एमपी को इलेक्ट किया जाएगा जिसको रूलिंग पार्टी सपोर्ट करती है। देखिए वैसे भी अगर इलेक्शन होंगे तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हाउस के अंदर है किसके पास? रूलिंग पार्टी के पास, तो वैसे भी इलेक्ट कर लेंगे वो। लेकिन इसकी जगह एक हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस या प्रैक्टिस हमने डेवलप की है, किस तरीके से कि हर साल या हर 5 साल बाद, हर साल तो नहीं, हर 5 साल बाद जब स्पीकर का इलेक्शन होगा तो एन एमपी सपोर्टेड बाय रूलिंग पार्टी शैल बी इलेक्टेड एज स्पीकर। फेयर इनफ। और दूसरी हेल्दी प्रैक्टिस ये है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे दैट एमपी विल बी सपोर्टेड बाय द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों जगह पे एक एक बंदा ऐसा हो जाए जो एक रूलिंग पार्टी सिलेक्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली इलेक्शन आप इसको कहेंगे, और दूसरी तरफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से चुने जाने वाले व्यक्ति को डेप्यूटी स्पीकर। सो अ बैलेंस विल बी देयर। नाउ वी कम्स टू हाउ दे कैन बी रिमूव्ड। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, they can leave the office by writing to each other. So स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन कर देंगे और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को। लेकिन अगर इनको हाउस से रिमूव करना हो, इनका काम पसंद नहीं आ रहा है हाउस को, so there will be a removal resolution। एक रेजोल्यूशन आएगा हाउस के अंदर जो एमपीज ही लेके आएंगे और इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ इनको ऑफिस से डिमिट कर दिया जाएगा। देन वी कम टू द पावर्स एंड फंक्शंस। सो इंडियन लोकसभा के स्पीकर को कहा जाता है कि बहुत इनॉर्मस पावर ही एंजॉयज। नाउ हाउ कम एंजॉयज, कुछ प्लेन समझते हैं। फर्स्ट, जैसे हमने कहा कि बिजनेस को स्मूथली ट्रांजैक्ट करने के लिए, सो मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, तभी तो स्मूथली बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा। देन फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा। सो नाउ हाउ कम, भाई जब बिजनेस को स्मूथली ट्रांजैक्ट करना है तो ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। सो किस रूल की इंटरप्रिटेशन के बाद क्या मायने निकलते हैं, ये भी हाउस के अंदर सबसे बड़ी अथॉरिटी है स्पीकर, वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि एमपी तो आपस में लड़ते रह जाएंगे। देन वी कम टू एडजॉर्न द हाउस। एडजॉर्न होता है स्लाइट ब्रेक विद इन द सेशन, लाइक जब भी सेशन को रोकना हो, जैसे एवरी इवनिंग जब छुट्टी होती है, वी कैन कॉल इट छुट्टी, तो फिर हाउस एडजॉर्न होता है, हाउस कभी बंद नहीं होता है। जैसे आप लोगों में से अगर किसी की जान पहचान है ऐसे व्यक्तियों से जिनकी कोई शॉप है, तो अक्सर शॉप को जब शाम को बंद करने का टाइम आएगा तो शॉप ऑनर ये नहीं कहता है कि दुकान बंद कर दी है या ताला लगा दिया है, इसको बुरा अपशगुन माना जाता है। और अपनी अपनी लोकेलिटी के हिसाब से लोकल जबानों में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कोई कहता है दुकान वदाती, मतलब बढ़ा दी है, कल फिर खोल लेंगे, शोज अ कॉन्टिन्यूटी। सो एडजॉर्न शोज अ कॉन्टिन्यूटी। सो एवरी इवनिंग हाउस इज एडजॉर्न। फिल्मों में आपने सुना होगा कोर्ट इज एडजॉर्न्ड, सो दैट इज अ स्लाइट ब्रेक, नेक्स्ट मीटिंग पे मिलेंगे। और एडजॉर्न करने का पावर भी किसके पास है? दैट रेस्ट विद द स्पीकर। देन कास्टिंग वोट।
फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करेंगे। एमपीज किसी भी बिल को लेके वोट करते हैं, रेजोल्यूशन को लेके वोट करते हैं। स्पीकर साहब सिर्फ तभी वोट कर सकते हैं जब किसी मैटर के ऊपर डेडलॉक हो जाए, वोटिंग में 50-50 का रिजल्ट आ जाए, तब ये कास्टिंग वोट करेंगे अपना। देन प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। अगर कभी ऐसा हो कि दोनों हाउसेस जॉइंट सिटिंग करके कुछ बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो जॉइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड करते हैं वो करते हैं लोकसभा स्पीकर। और इसमें एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ये रहता है कि क्या प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड ओवर करेंगे? रिमेंबर, यूनिवर्सल रूल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेवर एवर प्रिसाइड्स एनी जॉइंट सिटिंग। देन वी कम टू मेन इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि इनॉर्मस पावर एंजॉय करते हैं। सो इनॉर्मस पावर में खासकर मनी बिल से रिगार्डिंग। सो विच बिल, हम आगे बिल पढ़ेंगे आज। सो कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, इसे डिसाइड करने की फाइनल अथॉरिटी है स्पीकर साहब। तो जिस बिल को भी वो मनी बिल का सर्टिफिकेट दे देंगे, टैग दे देंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज मनी बिल एंड दिस इज अ ह्यूज पावर। व्हाई? क्योंकि स्पीकर का ये डिसीजन ओवर द मनी बिल ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी नहीं हो सकता है। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बार। अगर इन्होंने एक नॉन मनी बिल को भी मनी बिल का टैग दे दिया, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी पुट बिफोर द कोर्ट टू डिसाइड। सो इन्हीं की बात फाइनली माननी होगी। और साथ ही में ही ऑल्सो डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा एमपी अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ वी नो कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कि कोई भी अगर एमपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस पर डिसीजन कौन लेते हैं? द स्पीकर इन लोकसभा। देन वी कम टू इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ सी, जो पार्लियामेंट्री हाउस हैं ये एक ऐसी जगह है जहां पे एमपीज बिना किसी फियर के बैठकर देश के इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिबेट कर सकें, बिल्स के ऊपर डिबेट कर सकें, उनको पास कर सकें। सो इनको कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं, छूट दी गई हैं ऑर्डिनरी लॉज से, और साथ ही में कुछ प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें इस आर्टिकल को अगर हम तोड़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो 3 ऐसी प्रिविलेजेस हैं विच इज एंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एंड दूसरा जो कि हाउस एंजॉय करता है एज अ बॉडी। Now we come to this, that of the members, members के पास क्या फैसिलिटी है? अगर आप एमपी हैं तो आपके पास क्या इंपॉर्टेंट प्रिविलेज होगा? वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम जूरी सर्विसेज। नाउ आप में से कोई कह सकता है कि सर आपने फंडामेंटल राइट में बताया था आर्टिकल 19(1)(a, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सिटीजन्स के पास भी है, तो इसको आप दोबारा क्यों बता रहे हैं? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a? सो जब हमने 19(1)(a पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट 19(1)(a को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ रेगुलेट कर सकती है। लाइक इफ आई गिव एन स्पीच विच गिव्स इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, सो माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल बी कर्ब डाउन। मेरे ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है फॉर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, तो वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। लेकिन यहां पे इट इज लार्जर। हाउ कम लार्जर? टू प्लेन सिंपल थिंग्स। हाउस में कही गई किसी भी बात के लिए या हाउस में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए की गई किसी भी हरकत के लिए किसी एमपी को किसी थाने कचहरी में ट्राई नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। सो दिस इज लार्जर देन 19(1)(a। देन वी कम टू फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। सो एक ये याद रखें कि क्रिमिनल केस के लिए ये इम्यूनिटी नहीं है, ओनली इन सिविल केसेस। तो ड्यूरिंग द सेशन, 40 डेज आफ्टर द सेशन, 40 डेज प्रायर द सेशन, किसी भी एमपी को सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बट ये इम्यूनिटी क्रिमिनल केस में नहीं है। क्रिमिनल केस में किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है एमपी साहब को। देन फ्रीडम फ्रॉम जूरी सर्विस। नाउ व्हाट इज जूरी सर्विस? जुडिशियल सर्विसेज। सो ड्यूरिंग द सेशन कोर्ट किसी भी एमपी को समन करके कंपेल नहीं कर सकती है कि वो किसी तरह की भी जुडिशियल सर्विसेज लाइक कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट देने के लिए, कोई गवाही देने के लिए, कोई बयान देने के लिए कोर्ट के अंदर आए। कंपेल नहीं कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। स्वीटविल में एमपी आना चाहें तो आ सकते हैं, एंड ड्यूरिंग द सेशन ओनली। एंड फाइनली जो हाउस एंजॉय करता है दैट इज राइट टू एक्सक्लूड, राइट टू पनिश एंड राइट टू पब्लिश। सो हाउ कम राइट टू एक्सक्लूड? अब हमने बात की कि डेकोरम मेंटेन करना स्पीकर का काम है। अब मान लीजिए कुछ एमपी हंगामा करने लगे, जो आमतौर पे आप देखते होंगे
जो भी हमारे लोकसभा का लाइव टेलीकास्ट होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर स्पीकर के पास ये पावर है कि ऐसे किसी भी एमपी को या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी व्यक्ति अगर हाउस की कार्रवाई को डिसरप्ट कर रहा है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, मार्शल आउट कर देंगे, हाउस से बाहर निकाल देंगे। और इसी के साथ राइट टू पब्लिश एंड नॉट टू पब्लिश। सो राइट टू पब्लिश, ऑन रिकॉर्ड जाना। याद रखें, हाउसेस की सारी कार्रवाई को रिड्यूस इनटू राइटिंग किया जाता है ताकि वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में संभाल के रखे जा सकें। लेकिन स्पीकर के पास ये पावर होती है कि किसी भी चीज को वो एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ये चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आप अगर यूट्यूब चैनल कई बार देखें जिस पे लोकसभा का लाइव टेलीकास्ट चलता है तो कई बार चेयर बोल रही होती है एक्सपंज, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड से निकाल दी जाती हैं। एंड फाइनली राइट टू पनिश दैट चेयर एंजॉयज, कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस करता है, हाउस की मर्यादा से खिलवाड़ करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं, विच कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट एज वेल। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि लोकसभा राज्यसभा किस तरह से बनी है और लोकसभा को मैनेज करने वाली अथॉरिटी कौन सी है। अब हम देखते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द हाउस, क्या काम यहां पे होते हैं। एंड द मेजर वर्क इन द हाउस इज टू पैसेज द बिल, देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बिल्स को पास करना। एंड वी नो कि कोई भी बिल लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है और फिर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाता है, और जिस पल उस बिल को असेंट मिलती है प्रेसिडेंट की, उसी पल वो बिल एक्ट बन जाता है, एस्टैब्लिश्ड लॉ बन जाता है इन इंडिया। नाउ बिल्स इन द पार्लियामेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैटेगरी ऑफ द बिल। नाउ देयर इज गवर्नमेंट बिल and private member bill. So government bill is basically also called as public bill. Okay, public bill. Here public means government, not we the people. So government bill means एक ऐसा बिल जो हाउस में इंट्रोड्यूस किया है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने। सिंपल कहूं तो मिनिस्टर ने अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया है हाउस के अंदर तो उसको कहा जाता है गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल। और इसी के बरक्स अगर एक ऐसा बिल जो कि किसी भी एमपी ने इंट्रोड्यूस किया है बट वो मिनिस्टर नहीं है, तो फिर ये बिल कहलाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये कैटेगराइजेशन है कि बिल को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है। देन वी कम टू बिल्स इन द पार्लियामेंट एज पर देयर कंटेंट। जो उनके अंदर कंटेंट है बिल्स के अंदर, उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन कैसे है। सो देयर इज ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। सो ऑर्डिनरी बिल्स दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी बिल जो कि फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स पे नहीं है, अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, अगर उसमें मनी मैटर नहीं है इन्वॉल्व, तो फिर ये ऑर्डिनरी बिल होता है। एंड दैट कैन बी सिविल और क्रिमिनल ऑफ नेचर। सो इफ देयर एनी अमेंडमेंट टू आईपीसी और पोक्सो एक्ट, और या फिर कोई सिविल नेचर का आ रहा है, लाइक डाइवोर्स के ऊपर कोई लॉ आ रहा है, प्रॉपर्टी के लिए कोई लॉ आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ चेंजेस हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस हैं। सो ये सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर दोनों में ही हो सकता है। Then we come to money bills. Now this is something important. This is provided in Article 110 of Indian Constitution, and Article 110 provides definite subject matter, और इन सब्जेक्ट मैटर्स में से जिसको कहा जाता है मनी मैटर्स, मनी पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। सो ये वाले जो इस आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं 6 मनी मैटर, अगर कोई बिल स्पेसिफिकली सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है, एक से ज्यादा या एक हो सकता है, तो वो होता है मनी बिल। स्पेसिफिसिटी, एक्सक्लूसिवनेस इज द जिस्ट ऑफ मनी बिल। नाउ कौन से मनी मैटर्स? सो दे आर टैक्स। अगर टैक्स को लेके कोई लॉ है, लाइक कोई नया टैक्स लगाया है, पुराना हटा दिया है, या टैक्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना है या ऑल्टर करना है, तो ये होगा मनी मैटर। वीज़ा-विज़ बिल हो जाएगा मनी बिल। देन बोरोइंग्स, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बोरो कर रही है, चाहे इंटरनल बोरोइंग है, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले आए, आईएमएफ से कुछ लोन ले आए, लोन, तो ऐसा बिल होगा अगेन मनी बिल। एंड देन कम्स कस्टडी ऑफ फंड्स। सो ये जो आखिरी पॉइंट्स आप देख रहे हैं सारे के सारे, ये फंड से रिलेटेड है। ओके, फंड्स। सो इफ आई जीरो डाउन, कौन कौन से? टैक्स से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड और फंड्स। और 3 फंड्स हैं इंडिया के पास, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड देयर इज ऑल्सो कंटिजेंसी फंड, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सारे ही फाइनेंसेस को रेगुलेट करती है।
सो 3 फंड्स आर देयर. सो इफ एनी बिल जिसका कंटेंट है या टैक्स के ऊपर या बोरोइंग के ऊपर या फिर फंड्स की कस्टडी को लेके, तो फिर ऐसा बिल हो जाएगा मनी बिल बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी मैटर्स एक्सक्लूसिवली. एंड मनी बिल के पास होने का भी तरीका बहुत स्पेशल है. यहां पे राज्यसभा की पावर्स बहुत कम है. अगर किसी बिल को, पहली बात तो ये इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा के अंदर हो सकता है, और जब ये पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का टाइम मिलता है. अगर उस 14 दिन के अंदर पास कर दिया तो वेल एंड गुड, सब खुश हैं. लेकिन अगर उस 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने बिल फेल कर दिया तो भी इसको पास ही समझा जाता है. और अगर 14 दिन तक कोई फाइनल डिसीजन इसके ऊपर नहीं लिया गया तो 14 दिन के बाद इस बिल को ड्यूली पास्ड ही समझा जाएगा, ये प्रेसिडेंट असेंबली में चला जाएगा. सो राज्यसभा इज हैविंग वेरी मिनिमल पावर ओवर मनी बिल. अच्छा, मिनिमल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कम से कम 14 दिन का डिले तो कॉज करा ही सकती है. देन वी कम टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368. नाउ ये तो खुद अपने आप को बता रहा है कि मैं क्या हूं. क्या? दैट एनी बिल which tends to seek change, amendment in constitution itself, that bill would become constitution amendment bill. Now we move to the sessions of the houses. So we know that parliament सारा साल काम नहीं करते, houses सारा साल काम नहीं करते हैं, houses sessions के अंदर काम करते हैं. सो आर्टिकल 85 के अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि हाउस के किसी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. सो 6 महीने से पहले पहले सेशंस कन्वीन कराने पड़ेंगे. नाउ वी कम टू दिस थिंग, बट हमने 6 महीने की तो नौबत ही नहीं आती हमारे यहाँ पे. व्हाई? वी हैव took 3 regular sessions. So there is a clause BMW, we call it BMW. Why? Budget session, monsoon session and winter session. सो 3 सेशन है तो 6 महीने वाला क्लॉज तो हमारे यहाँ कभी ब्रीच होने के चांसेस बहुत कम है. अच्छा, यहाँ पे हम ये भी क्लियर कर लें, ये जो 3 रेगुलर सेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है. दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इज ओनली कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. नाउ वी नो दिस थिंग के इन सेशंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बजट सेशन. व्हाई? बिकॉज यूनियन बजट पास होता है बजट सेशन के दौरान. और वैसे भी आप देख रहे हैं बाकी 2 का नाम तो कहीं मॉनसून एंजॉय हो रहा है तो कहीं विंटर एंजॉय हो रहा है. इसमें सबसे लॉन्गेस्ट भी बजट सेशन है और सबसे स्मॉलेस्ट है विंटर सेशन. ओके, नाउ इसके अंदर ये जो सेशंस चलते हैं किस तरीके से काम होता है? द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ एवरी डे टू डे बिजनेस, और 11 बजे शुरू होती है कार्रवाई. सो एवरी फर्स्ट आवर इज डेडिकेटेड एज क्वेश्चन आवर. क्या होता है क्वेश्चन आवर के अंदर? कोई भी एमपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर से क्वेश्चंस करते हैं. अब ये किसी भी मुद्दे के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, स्पोर्ट्स के ऊपर, एजुकेशन पॉलिसी को लेके, हेल्थ पॉलिसी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके. तो ऐसे सारे मुद्दे जो देश को या जनता को प्रभावित करते हैं उनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं मिनिस्टर्स से, और मिनिस्टर को जवाब देना होता है. सो एनीवन के, हाँ भाई फाइनेंस मिनिस्टर मैम खड़े हों और ये बताएं कि जो स्पाइरल डाउन जा रही है इकॉनमी और खासकर बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है, इस पर सरकार क्या काम कर रही है. अमित शाह जी प्लीज खड़े हो जाएं और ये बताएं दिल्ली के अंदर जो अभी ब्रूटल मर्डर हुआ है एक गर्ल का, उसके लिए दिल्ली पुलिस क्या काम कर रही है. दिल्ली पुलिस कम्स अंडर यू सर, तो आपको जवाब देना होगा. देन इसके बाद में आता है 0 आवर हर सेशन के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन आवर हो गया, 1 घंटे का क्वेश्चन आवर, और इसके बाद आता है 0 आवर. 0 आवर में बिना प्रायर नोटिस के कोई भी मैटर रेस किया जा सकता है. इससे हमें अंदाजा हो गया कि क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो क्वेश्चन आवर में काम चल रहा है कि अचानक खड़े हो और मिनिस्टर साहब खड़े हुए जवाब दीजिए. भाई मिनिस्टर को हो सकता है उसका डेटा कलेक्ट करना हो अपनी मिनिस्ट्री से. सो नॉर्मली नोटिस पीरियड होता है 10 दिन का. सो आपने क्वेश्चन पूछा, 10 दिन का नोटिस पीरियड है, उसके बाद आपको जवाब मिलेगा अगर आप एमपी हैं तो. लेकिन 0 आवर में बिना प्रायर नोटिस के कोई भी मैटर रेस किया जा सकता है. ये डिबेट हो सकती है, क्वेश्चन हो सकता है. देन कम्स टू एजेंडा ऑफ द डे, और एजेंडा ऑफ द डे में बिल्स पास किए जाते हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशन किए जाते हैं. बिल्स जो भी हमने देखा, मनी बिल, इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल, ये सब एजेंडा ऑफ द डे के अंदर इंट्रोड्यूस भी किए जाते हैं, डिबेट किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं और इनके ऊपर वोटिंग भी की जाती है. देन देयर आर स्पेशल सेशंस. लाजमी नहीं है कि सिर्फ रेगुलर सेशन में मिले. मान लीजिए सेशन लैप्स हो गया, रिसेस के अंदर है, जैसे अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो बजट सेशन जनवरी से
अप्रैल तक के बीच में कभी भी बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर गैप होता है बीच में, और मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर के बीच में बुलाया जाता है, और इसका टाइम फिक्स नहीं है। तो जुलाई की जगह वो अगस्त भी हो सकता है कि अगस्त से सितंबर में कॉल कर लिया या जुलाई अगस्त में कॉल कर लिया। इसके अलावा विंटर सेशन बुलाया जाता है नवंबर दिसंबर के अंदर। ये होने ही वाला है, जल्दी आपको न्यूज के अंदर इससे रिलेटेड चीजें मिलने लग जाएंगी। सो नवंबर दिसंबर, अच्छा इसमें यह भी लाजमी नहीं है कि नवंबर में कॉल करें, आप दिसंबर में कॉल कर लें, अल्टीमेटली तो प्रेसिडेंट को कॉल करना है। सो दीज आर रेगुलर सेशंस। लेकिन मान लीजिए रिसेस है और अचानक से किसी स्पेशल काम करने के लिए पार्लियामेंट के सेशन की जरूरत पड़ गई, तो फिर स्पेशल सेशन कॉल किया जा सकता है। ऑब्वियसली कौन समन करेगा? प्रेसिडेंट साहब समन करेंगे। देन वी कम टू पार्लियामेंट्री कमेटीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट और इसके हाउसेस क्या अपना सारा काम सिर्फ हाउस में बैठ के ही करते हैं? ऐसा नहीं है। मॉडर्न डे लेजिस्लेचर्स जितने भी हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उनको बहुत सारे काम करने हैं, और बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो उसका ड्राफ्ट इशू किया गया, उसको पार्लियामेंट से पास कराना होगा। सो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, ये पूरा एक्सपर्टीज का मामला है कि डिजिटल डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए लोगों के लिए, या लोगों का डेटा लोगों के लिए कैसे प्रोटेक्ट करें। एक्सपर्टीज की जरूरत है, एक साइबर नेटवर्क को और साइबर लॉ को समझने की जरूरत है, और इसी के साथ इतना सारा वर्कलोड और टाइम है कम। जैसा हमने देखा सिर्फ सेशंस में काम करना है। अपना बहुत सारा वर्कलोड दुनिया भर के लेजिस्लेचर ट्रांसफर करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज को। हाउ कम पार्लियामेंट्री कमेटीज? के आपस में ही या तो दोनों हाउसेस की या एक हाउस के एमपी को मिला के कमेटी बना लेते हैं, और उनको कुछ डेजिग्नेटेड काम दे दिया जाता है जो अदरवाइज हाउस को करना था, लेकिन अब उसको स्क्रूटनी के अंदर वो कमेटी करके लाएगी और अपनी रिपोर्ट दे देगी हाउस में। तो अब हाउस को सारा काम करने की जरूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर क्रिस्प रिपोर्ट के ऊपर डिबेट एंड डिस्कस कर ले, वर्कलोड कम हो जाता है। नाउ वी कम टू इस तरह की कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी है। एक है सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसके अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। 15 आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो 15, 7, 22। अब ये ज्वाइंट कमेटी है, लोकसभा के मेंबर भी है, राज्यसभा के भी हैं, और कोशिश की जाती है कि एक ही पार्टी के एमपीज ना हो, अलग अलग पार्टीज के एमपी को ड्रॉ किया जाए दोनों हाउसेस से। तो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारे पास है। अब ये काम क्या करती है, ये कैसे हेल्प आउट करती है पार्लियामेंट के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए। सो वी नो दिस सिस्टम दैट देयर इज अथॉरिटी ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स सारे ही मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं और साथ में फिर प्रेजेंट करते हैं बिफोर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फर्दर कैग की रिपोर्ट को सेंड करते हैं टू द पार्लियामेंट। हाउसेस में आ गई है, ओके। अब पार्लियामेंट के अंदर अब या तो पार्लियामेंट उस सारी वॉल्यूमिनस जो रिपोर्ट्स आई हैं कैग की उसके ऊपर काम करे तो सारा साल इसी काम में लग जाएगा, बाकी काम कब करेंगे। नाउ पार्लियामेंट क्या करते हैं कि जो 22 एमपीज की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ओके। सो देयर इज पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पीएसी का काम क्या है, कैग की रिपोर्ट्स को स्क्रूटिनाइज करना। अब ये कैग की सारी रिपोर्ट्स को स्क्रूटिनाइज करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट का वर्कलोड कम हो जाएगा, अब उसको सिर्फ उस जो कंसंट्रेटेड स्क्रूटिनाइज्ड रिपोर्ट है उसी के ऊपर डिबेट करना है और फाइनल डिसीजंस ले लेने हैं। सो दिस इज पीएसी। नाउ देयर इज एस्टिमेट्स कमेटी। First of all, composition. So all 30 members are drawn from Lok Sabha only. इसमें राज्यसभा की पार्टिसिपेशन नहीं है। अब ये लोकसभा से चुने जाने के बाद क्या काम करती हैं? सो एवरी ईयर बजट आता है और बजट के अंदर हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट को एक साल के लिए उसके खर्चे दिए जाते हैं, पैसा खर्च करने के लिए दिया जाता है। तो एस्टिमेट्स हर साल ये काम करती है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कुछ एलोकेशन की स्टडी करती है कि आपकी मान लीजिए लेबर मिनिस्ट्री के अंदर एमजी नरेगा के लिए 75,000 करोड़ रुपए आया है कि एक साल के अंदर ये खर्च करना है। तो अब ये जाएंगे लेबर मिनिस्ट्री, नरेगा का सारा एलोकेशन लेंगे और उसकी स्टडी करेंगे
और उसकी स्टडी करने के बाद अब मिनिस्ट्री को ये सजेशन देंगे कि कैसे इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं, कौन से टूल्स, कौन सी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं कि आपके ऑपरेशंस इकोनॉमिकल हों. ओके, सो इट एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स विच इज प्रोवाइडेड टू द मिनिस्ट्री and suggest what economies in public expenditure to be used. So पैसे के बेहतर इस्तेमाल के सजेशंस देती हैं आपकी एस्टिमेट कमेटी. अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता दूं, ये पीएसी और एस्टिमेट कमेटी और आगे भी जो हम पढ़ने वाले हैं, these are recommendatory in nature. इनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसकी किसी मिनिस्ट्री के ऊपर, सजेस्टिव रोल के अंदर है. Next is Departmental Standing Committee. So what is Departmental Standing Committee? There are 24 such type of committees and each one is having 31 members. 21 from Lok Sabha, okay, 31 का 21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. Now this is the largest committee, okay, और ये है भी 24, तो almost every MP gets the representation in one or another पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. अब ये होती है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. आई मीन टू से कि इन 24 कमेटीज के अंडर अलग अलग मिनिस्ट्रीज को प्लेस किया जाता है. अंडर प्लेस किया जाता है मतलब कनेक्ट किया जाता है. मतलब देयर विल बी अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ और ऑन एचआरडी और ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो हर मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी पार्लियामेंट्री कमेटी से. अब इनका रोल क्या है? सो इनका रोल होता है, पहले तो ये बजट को स्क्रूटिनाइजेशन में हेल्प करती हैं. तो बजट में जब डिफरेंट मिनिस्ट्री को पैसा एलोकेट होता है तो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को कितना पैसा एलोकेट हुआ है उसकी डिटेल्ड स्क्रूटिनाइजेशन ये स्टैंडिंग कमेटी करेंगी. और साथ ही में मिनिस्ट्रीज जो अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करती हैं हाउस के अंदर, तो कंसर्न्ड कमेटीज कंसर्न मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है और पता लगाती है कि मिनिस्ट्री के सारे साल के काम के दौरान कहां कमियां रह गई हैं. सो दिस इज अ पार्लियामेंट्री चेक अपॉन एग्जीक्यूटिव एज वेल. इसी के साथ जितने भी बिल्स किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड पेश किए जाते हैं वो बिल्स भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जा सकते हैं टू बेटर स्क्रूटनाइज द पर्टिकुलर बिल्स. सो ये एक और मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लेजिस्लेचर अपने काम को एफिशिएंट, इकोनॉमिक और इफेक्टिव बनाते हैं. सो दीज आर द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज. सो वी हैव कवर्ड द पार्लियामेंट और हमें अंदाजा हो चुका है किस तरीके से पार्लियामेंट और उसके हाउसेस काम करते हैं. नाउ वी अंडरस्टैंड द स्टेट लेजिस्लेचर विच इज अ कनेक्टेड टॉपिक. नाउ स्टेट लेजिस्लेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल, Article 168 provides that there will be bicameralism. Bicameralism is two houses, presence of two houses. जैसे सेंटर में पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा, और यहां पे लेकिन हर स्टेट के अंदर टू हाउसेस नहीं है. 168 says कि बाइकैमरलिज्म होगा, टू हाउसेस होंगे सिर्फ इन द स्टेट्स ऑफ यूपी, द बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका. सो सिर्फ इन 6 राज्यों में 2 हाउस हैं और बाकी राज्यों में सिर्फ 1 हाउस होगा, लाइक पंजाब, लाइक हरियाणा. तो बाकी राज्यों में सिर्फ 1 हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली. इन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ देयर विल बी लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल. सो एक तो सारे स्टेट के लेजिस्लेचर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ राज्यों में 1 हाउस है और कुछ राज्यों में 2 हाउसेस हैं. देन वी कम टू, ये इंपॉर्टेंटली याद रखें, जेएनके और तमिलनाडु में 1 हाउस है. अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये कंफ्यूजिंग है काफी ज्यादा. जेएनके का जब तक स्पेशल स्टेटस स्क्रैप डाउन नहीं हुआ था तो तब तक जेएनके के पास 2 हाउस थे. तो अभी दूसरा हाउस स्क्रैप कर दिया गया, एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है विच इज ऑल्सो प्रपोज, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा पाए. और साथ ही में तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे पहले कभी 2 हाउस हुआ करते थे, इन्होंने अभी 1 हाउस रखा है. देन वी कम टू लेजिस्लेटिव असेंबली. अब जैसे हमने बात की थी, इलेक्शन वैसे ही कंडक्ट कराए जाते हैं जैसे एमपी के इलेक्शंस हैं. तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, देन साथ में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, लोग वोट करेंगे और सीक्रेट बैलेट के साथ इलेक्शन कंडक्ट करा लिया जाएगा. बट नंबर गेम डिफरेंट है. हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ अलग अलग है. हाउ कम? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्लोर एंड द सीलिंग लिमिट. सो सीलिंग लिमिट इज 500. किसी भी स्टेट के अंदर 500 से ज्यादा एमएलएज नहीं होंगे और 500 तक तो कोई स्टेट पहुंचा भी नहीं है. लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज इन उत्तर प्रदेश 40
3. देन वी कम टू जो इनकी बेसिक लिमिट है दैट इज 60. सो किसी भी स्टेट के अंदर 60 से कम MLAs नहीं होंगे. सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन वी नो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म भी 5 ईयर ही होता है. Then we come, what is the qualification? Same qualification, disqualification game. So it comes to citizen of India, and again legislative assembly के लिए 25 year और legislative council के लिए 30 year minimum age required. Then office of profit नहीं होना चाहिए, हमने MP के वक्त भी देखा था. And इसी के साथ जो criminal case में अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई तो फिर disqualified for the time of द इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही में जेल से बाहर आने के बाद 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन और भी स्लैप किया जाएगा. देन वी कम टू इंपॉर्टेंट थिंग. हमने एक चीज देखी थी कि MP का इलेक्शन अगर लड़ना है वो चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, सो देश में कहीं पे भी वोट बनी होनी चाहिए. अब ये रूल MLA या MLC के लिए कैसे काम करता है? सिंपल ये है कि जिस स्टेट से, अब MLA स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जरूरी है कि जिस स्टेट से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उस स्टेट के अंदर आपको एज ए वोटर रजिस्टर होना है. किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है. सो आई रिपीट, अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो अगर आपको MP का इलेक्शन लड़ना है चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, तो देश में कहीं पे भी वोट बनी होनी चाहिए, आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ लीजिए. लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ना है MLA या MLC का, तो जिस स्टेट से इलेक्शन लड़ रहे हैं उस स्टेट के अंदर वोट बनी होनी चाहिए. देन वी कम टू डिस्क्वालिफिकेशन आर सेम जो हमने डिस्कस की थी, लाइक अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा अनसाउंड माइंड. सो एंटी डिफेक्शन लॉ, सेम डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड MLA के या MLC के लिए भी लागू होते हैं. देन वी कम टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे क्या रूल है? दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आई रिपीट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हो सकती है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 सीट्स तक, एंड जो इनका फ्लोर लिमिट है वो है 40 से कम MLCs नहीं होंगे. नाउ वी कम टू द कॉम्पोजिशन. सो कॉम्पोजिशन इज बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जितनी भी सीट है, आई प्रपोज, चलिए किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 100 सीट्स हैं, तो 1/3 विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, जो पंचायत म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स हैं. देन नेक्स्ट 1/3 जो सीट्स होंगी दैट वुड बी इलेक्टेड बाय द MLAs इन द स्टेट, सिर्फ MLAs वोट करेंगे उन 1/3 सीट्स पे. देन 1/12 सीट्स पे इलेक्शन होगा जिसमें वोट करेंगे स्टेट के ग्रेजुएट्स जिनकी 3 ईयर स्टैंडिंग डिग्री है ग्रेजुएशन की, मतलब के ग्रेजुएशन किए 3 साल हो चुके हैं. देन वी कम टू 1/12 सीट्स पे जो इलेक्शन होगा उसमें वोट करेंगे वो टीचर्स जो सेकेंडरी लेवल से अबव पढ़ा रहे हैं और उनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और साथ ही में 1/6 विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर साहब. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. नाउ वी अंडरस्टैंड कि एक वाजिब सवाल सभी के दिमाग में आया होगा कि सिर्फ 6 राज्यों में 2 हाउस क्यों हैं और बाकी में 1 क्यों है. पहली बात तो इसका कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ हैविंग और नॉट हैविंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल. So, Article 169 of Indian Constitution provide that if any state जिसके पास legislative council है वो हटाना चाहता है या जिसके पास नहीं है वो बनाना चाहता है, दोनों के लिए एक सेम रेजोल्यूशन का प्रोसेस है. तो अगर मान लीजिए पंजाब के पास नहीं आज लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये बनाना चाहते हैं, और इसी के साथ तेलंगाना के पास है वो हटाना चाहते हैं, तो इस सूरत में स्टेट लेजिस्लेचर को एक रेजोल्यूशन पास करना है, एक प्रस्ताव पास करना है विद 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. जब इस मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होगा तो अब ये जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, एंड देन पार्लियामेंट बाय लॉ will give effect to that particular resolution. मतलब कि अगर पंजाब को चाहिए तो पंजाब के लिए लॉ पास कर देंगे कि अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, स्टैब्लिश की जाएगी, और जहाँ पे नहीं है, पंजाब के अंदर नहीं थी तो वहां पे पास कर दिया कि होगा, और जहां पे है, जैसे हमने तेलंगाना का एग्जांपल लिया, तो कानून पास कर देंगे, बिल पास कर देंगे कि अब तेलंगाना का लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है, अब वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी. सो दिस इज बेसिकली एन ऑप्शन
एंड दैट टू पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की मर्जी हो वैसे लॉ पास करें या ना पास करें, बस प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। नाउ वी कम टू, वी डिस्कस दैट ओके इट इज नॉट बाउंड एंड सेम राज्यसभा वाला वो टेन्योर सेम है कि 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years एंड हेयर ऑल्सो मेंबर्स टर्म इज 6 year। और राज्यसभा की तरह ये भी एवर कंटिन्यू हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता अनलेस पार्लियामेंट इसकी प्रोविजन ही हटा दे किसी पर्टिकुलर स्टेट से। एज वी हैव कवर्ड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, और अब हमें पता है कि स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर किस तरीके से काम करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द ऑफिस ऑफ गवर्नर एज वेल। सो ये इंस्पायर तो है जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट साहब काम करते हैं, कुछ कुछ वैसा ही काम गवर्नर भी स्टेट के अंदर करें, बट ये एंटायर प्रेसिडेंट जैसी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड अथॉरिटी बट गवर्नर इज एन अपॉइंटेड अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 153 डिक्लेयर्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर राज्य में एक गवर्नर होगा, लेकिन इसके सब क्लॉज में एक चीज डाली गई दैट इन 7th अमेंडमेंट 1956 अ गवर्नर कैन बी गिवन चार्ज ऑफ मोर देन 1 स्टेट। सो एक पर्टिकुलर गवर्नर को एक से ज्यादा राज्यों का भी प्रभार दिया जा सकता है। देन व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? The bare minimum qualification which is provided in the constitution that must be citizen of India and having minimum age of 35 years, that's it। और कोई क्वालिफिकेशन गवर्नर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अटैच नहीं की गई है। एंड देन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सो देयर इज नो इलेक्शन ऑफ द गवर्नर, और प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। नीडलेस टू से, क्योंकि हम प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं तो वी नो दैट प्रेसिडेंट वर्क्स अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ इसका मतलब यह है कि स्टेट में गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की गुड बुक्स वाले लोग होंगे, उनकी मर्जी से लगाए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट हाँ जरूर, बट ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। फर्दर मोर अ गवर्नर obviously having tenure of 5 years but subject to the pleasure of president। pleasure of president means अगर प्रेसिडेंट इनके काम से खुश हैं तो इनको ऑफिस में कंटिन्यू करने दिया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट अगर इनके काम से खुश नहीं है तो फिर इनको किसी भी वक्त बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए जस्ट बाय एन ऑर्डर पोस्ट से हटा दिया जाएगा। सो एक चीज हमें समझ आ चुकी है कि गवर्नर का अपनी पोस्ट पे अपॉइंट किए जाना और इनका पोस्ट के ऊपर सर्वाइवल, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। दैट्स व्हाई इट इज ऑफन सेड कि जो गवर्नर होता है स्टेट के अंदर दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वही तो अपॉइंट कर रहे हैं, उन्हीं का बंदा है भाई, देसी भाषा में कहें तो। देन वी कम टू एडिशनली 2 कन्वेंशन फॉलो की जाती है, हालांकि ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं टाइम टाइम पे वायलेट भी कर देते हैं। सरकारिया कमीशन आया था 1987-88 के अंदर और उन्होंने ये एडवाइस किया था कि जब भी किसी स्टेट के अंदर अगर किसी को गवर्नर अपॉइंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीएम से कंसल्ट करे, लेकिन ये याद रखें कि ये बाइंडिंग नहीं है। सीएम से कंसल्ट करेंगे लेकिन सीएम की ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ही गवर्नर को लगाएगी इन द स्टेट। और साथ ही में ये भी सलाह सरकारिया कमीशन की कि गवर्नर आउटसाइडर द स्टेट होना चाहिए। मतलब अगर पंजाब में किसी को गवर्नर लगा रहे हैं तो दैट पर्सन मस्ट नॉट बिलोंग टू पंजाब, वो किसी और राज्य से बिलोंग करता हो। आउटसाइडर मस्ट बी प्रेफर्ड एज गवर्नर। देन व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस लाइक द प्रेसिडेंट? अंडर आर्टिकल 154 ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। लेकिन सारी पावर्स तो हैं इनके पास, बट स्टिल इट ऑल्सो वर्क्स अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हालांकि इसको हम थोड़ा और टेक्निकल देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझ लें दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। सब गवर्नर के नाम पे ही हो रहा है काम। एंड ही अपॉइंट्स द सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स एंड दे ऑल्सो होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। बट हमें पता है कि सीएम ये अपनी मर्जी से किसी को नहीं लगा देंगे। स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में जो भी पार्टी जीत के आएगी उसी के लीडर को सीएम अपॉइंट किया जाएगा और उस सीएम के कहने पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे स्टेट के अंदर। नाउ व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव तो हेड ऑफ द स्टेट है, तो इसके साथ ही जितनी भी हमने बात की कि सारे काम
गवर्नर के नाम पे हो रहे हैं। जितनी भी स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब गवर्नर ऑफिस से ही डन की जाती हैं, हालांकि डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसी के साथ लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट वाली चीजें यहां पे दी गई हैं, लाइक गवर्नर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हालांकि मेंबर किसी हाउस का नहीं है। देन समन द हाउस, देन प्रोरोग द हाउस, वी नो दिस थिंग, समन इज स्टार्ट द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोरोग इज एंड द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और किसी राज्य में काउंसिल है तो वो भी शामिल है। देन ऑल्सो डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली जब 5 साल पूरे हो जाते हैं या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। इसी के साथ जब भी बजट सेशन का इनॉग्रल होता है, बजट सेशन शुरू होता है, तो गवर्नर एक एड्रेस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, और काउंसिल है तो दोनों को ज्वाइंट बैठा के। देन इट कम्स टू 1/6 मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर है, हमने अभी देखा कि उसको नॉमिनेट करने का पावर इनके पास है, और अगर कभी इनको ये लगता है कि हाउस कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हाउस को करना चाहिए, तो हाउस को मैसेज भी भेज सकते हैं, बट वो बाइंडिंग नहीं होगा। Then it comes to he decides on the question or disqualification of state legislature। तो अगर जनरल डिस्क्वालिफिकेशन पे किसी लेजिस्लेटर की जो उसकी पोस्ट है उसको क्वेश्चन किया जाता है, तो गवर्नर साहब डिसाइड करेंगे। याद रखें, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। जनरल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए और एमएलसी विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर हिमसेल्फ और herself। Then assent to the bills, this is something important to understand। Now we have discussed the veto powers of the president। Now we know that president enjoys 3 veto powers। One is absolute veto, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करेंगे इस्तेमाल। देन सस्पेंसिव वीटो टू सेंड द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन द पॉकेट वीटो, नॉट टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन ओवर द बिल फॉर अनडेफिनिट पीरियड। सो ये तीनों पावर्स जो हमने बात की है, जो हैं आपके प्रेसिडेंट के पास, वो स्टेट बिल रिगार्डिंग ऑल्सो अटैच्ड विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर। So he may give his assent, that is okay, all happy, but he may withhold his assent or return the bill. This is what? This is suspensive veto. Okay, suspensive veto. Then it comes to reserve the bill. Okay. Then ये return the bill हो गया, and then it comes to the most important, that is reserve the bill for the consideration of president. This is something extra. नाउ अगर कभी आर्टिकल 200 याद रखिएगा, आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास ये पावर है कि अगर कभी कोई बिल आया उनके पास, तो ये एक एक्स्ट्रा वीटो यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स रिजर्विंग द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट। इस सूरत में स्टेट का बिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफिस फॉर द असेंट, और ये बिल स्टेट का बिल तभी एक्ट बनेगा जब प्रेसिडेंट इसको असेंट दे देंगे। सो दिस इज द एक्स्ट्रा वीटो पावर एंजॉयड बाय द गवर्नर। देन वी कम टू Ordinance promulgation. We have studied the ordinance promulgation of the president under Article 123, and the same power is enjoyed by the governor in respect to state laws. Now, Article 213 says that governor जब हाउस का सेशन नहीं चल रहा होगा उस दौरान ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्रेसिडेंट के लिए रूल था कि जैसे ही सेशंस रिकन्वीन करेंगे तो 6 वीक्स के अंदर अंदर उसको हाउस से अप्रूव कराना होगा, तब वो एक्ट बनेगा। और अगर नहीं करा पाते हैं तो आफ्टर 6 वीक्स ऑफ रिकन्वीनिंग ऑफ द सेशंस सच ऑर्डिनेंस वुड ऑटोमेटिकली लैप्स। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की बहुत सारी चीजें रेप्लिका के अंदर हैं, यहां पे पावर्स रेप्लिकेट हो रही हैं। Then it comes to the financial functions। कोई ऐसा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं, वही सेरेमोनियल सिस्टम्स, लाइक जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, लाइक कैग की रिपोर्ट जो स्टेट के लिए हैं, उसको ले डाउन करेंगे हाउस के अंदर। Then we come to money and financial bills are introduced in the house with his prior recommendation, same as president. Then it come to he constitute a finance commission, state finance commission after every 5 year। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है? स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, उनके अंदर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो उसको बनाने का काम गवर्नर के पास है। देन देयर इज पार्डनिंग पावर एज एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट। सेम वही पावर है, पार्डन है, कम्यूटेशन है, रिमिशन है, रेस्पाइट है, रिप्राइव है, वो सारी पावर यहां पे है, उसी तरीके से एंजॉय करते हैं। बट
फर्क क्या है दोनों की पावर के अंदर. सो विल फोकस ऑन द डिफरेंस, द पार्डनिंग पावर एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट vis-a-vis बाय द गवर्नर. नाउ इट कम्स टू 3 फर्क हैं. पहला, गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस. डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, बट ही मे कम्यूट द डेथ सेंटेंस. Then it come to governor cannot use his power relating to military tribunals. Now because president is the chief commander of all the defense forces, so president साहब can use his पार्डनिंग पावर जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के या कोर्ट मार्शल के ऑर्डर है. बट गवर्नर का क्योंकि डिफेंस फोर्सेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये कोर्ट मार्शल के ऑर्डर्स को, मिलिट्री ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं, पार्डन पावर नहीं यूज कर सकते हैं. देन इट कम टू पावर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट. सो ऑब्वियस, नाउ प्रेसिडेंट इज हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट जो गवर्नर हैं उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो सिर्फ थ्रू आउट द स्टेट है, तो सिर्फ उसी स्टेट के अंदर अपनी पावर को यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द स्टेट नहीं यूज की जा सकती है. सो दीज आर द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर. So in this session, we have discussed the legislative aspect of our political setup that is being provided under the constitutional scheme. So we have understand the parliament, so सारा नंबर गेम, और उसके अलावा इलेक्शन समझ चुके हैं, सेशन समझ चुके हैं, बिल समझ चुके हैं, और तो और हम पार्लियामेंट्री कमेटी की भी अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं. देन वी एंटर्ड इनटू स्टेट लेजिस्लेचर एंड वी फाउंड मैनी थिंग्स रेप्लिकेट एट द स्टेट लेवल. हाउएवर, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं, हर स्टेट के अंदर इस तरह से 2 हाउस नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है. देन इट कम्स टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, और हमने देखा बहुत सारी चीजें रेप्लिकेट करती हैं प्रेसिडेंट के साथ में गवर्नर की पावर, बट इलेक्शन सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर अपॉइंटेड है, और साथ में एक्स्ट्रा वीटो पावर, दैट इज द रिजर्विंग द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट. सो दीज आर द थिंग्स इन द लेजिस्लेटिव अरीना of our constitutional scheme. That is all for today. Thank you so much.